आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई एक मिनी सीरीज द रेलवे मैन को। इस सीरीज में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है और उन गुमनाम जाबाजों की बात करी गई है जिन्हें शायद ही कोई जानता है, पर अगर वो ना होते तो उस ट्रेजेडी में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा होती। अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अब आपको सुनाता हूँ उन हीरोज की कहानी जिन्होंने कई जानें बचाई अपनी जान दांव पर लगाकर। तो सीरीज की शुरुआत में हम जगमोहन नाम के एक पत्रकार को देखते हैं जो कि भोपाल गैस कांड हो जाने के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, जिनकी वजह से ये सब हुआ, यही सब जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। कार्बाइड फैक्ट्री के अमेरिकन चेयरमैन भारत आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसी फैक्ट्री की वजह से ये सब हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद हमारी सरकार ने उन्हें सरकारी प्लेन दिया वीआईपी सेवा के साथ और वो चले गए अमेरिका वापस 15,000 लोगों की जान लेकर। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन पुल को तोड़ते हुए नदी में गिर गई है, कुछ मर गए हैं, कुछ घायल हैं। उसी ट्रेन में सवार भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर इफ्तिकार जख्मी हालत में एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते। यही दृश्य हर रोज उनके सपनों में आता और उनकी नींद उड़ा देता। उन्हें अफसोस था आज तक कि वो उस बच्चे को नहीं बचा पाए। उनकी एक बेटी थी और एक बड़ा बेटा जो कि उनकी कुछ खास सुनता नहीं था, और एक बीवी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है गैस लीक होने के 16 घंटे पहले से। ये वो समय था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो देश में माहौल थोड़ा गर्म सा था। मतलब हर जगह दंगे हो रहे थे और सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। इसके बाद हमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां अफरा तफरी मची पड़ी थी कि एमआईसी का तापमान और प्रेशर बढ़ रहा है। जल्दी से यूनियन कार्बाइड के मैनेजर कमरुद्दीन को बुलाया जाता है तो वो एमआईसी टैंक चेक करने भागते हैं क्योंकि अगर सच में तापमान बढ़ता रहा तो वो फट भी सकता था। वो देखते हैं कि एमआईसी टैंक का तापमान सामान्य है, जो मीटर तापमान ज्यादा बता रहा था उसमें ही कोई खराबी थी। फैक्ट्री के अमेरिकन हेड मिस्टर मैडसन आकर कहते हैं कि जिसने भी अलार्म बजाया उसे नौकरी से निकालो और जब तक कोई मर ना गया हो या मर ना रहा हो तब तक ये अलार्म नहीं बजना चाहिए। गैस लीक में अब सिर्फ 15 घंटे बचे थे। अब हम देखते हैं इमाद नाम के एक लड़के को जो कि पहले कार्बाइड फैक्ट्री में ही काम करता था पर अब उसकी रेलवे में नौकरी लग गई थी। उससे मिलने पत्रकार जगमोहन आया हुआ था क्योंकि इमाद के पास कार्बाइड से जुड़े कई राज थे जो कि उसे जानना था। इमाद बताता है कि कार्बाइड फसलों की दवा बनाती है, कीड़े मारने के लिए कीटनाशक। इसे बनाने के लिए कार्बाइड एक केमिकल का इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि एमआईसी। ये फैक्ट्री का सबसे खतरनाक, सबसे नाजुक केमिकल है। 40-40 टन के 3 टैंकर हैं जिसमें एमआईसी भरा हुआ है और इन टैंकर्स को सीमेंट के अंदर गाड़ के रखा गया है। एमआईसी में अगर पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो जहर बन सकती है, हवा में फैल सकती है, तबाही मचा सकती है। सांस ली और काम तमाम। हमें पहनने को मास्क तक नहीं दिए जाते थे तो मैंने शिकायतें की, हल्ला मचाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। कमरुद्दीन मैडसन से कहते हैं कि जितने भी सुरक्षा साधन फैक्ट्री में हैं वो सब खराब पड़े हैं। कर्मचारियों को पता तक नहीं है कि पाइपों को कब और कैसे धोना है। आने वाले समय में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैडसन कहता है कि मैंने ये अपने सीनियर को बता रखा है पर उनकी तरफ से सुधार करने के लिए कोई जवाब नहीं आया क्योंकि ये फैक्ट्री घाटे में चल रही है, इसलिए वो इस पर पैसा नहीं लगाना चाहते और हो सकता है कि ये फैक्ट्री बंद भी हो जाए। एक पत्रकार ने 1982 में सीएस टाइसन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की बात करी है। उसे कैसे पता चला कोई है इस फैक्ट्री में जो खबरी बनकर बातें बाहर पहुंचा रहा है। उधर जगमोहन कुछ लोगों की फोटो दिखाता है तो इमाद बताता है कि ये लोग 1982 में फैक्ट्री में आए थे। काफी तहकीकात की थी इन्होंने, मशीनों के बारे में, सुरक्षा के बारे में। उन लोगों में सीएस टाइसन भी थे जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की सेफ्टी इशू को लेकर। इमाद कहता है कि इनके आने और सब कुछ बताने के बाद भी कुछ नहीं बदला, जिसके चलते मेरे दोस्त मोहम्मद अंसारी की जान चली गई। फैक्ट्री में एक लीक हुआ तो उसे सही करने के लिए उसे भेजा गया। उसने वो लीक तो सही कर दिया पर एमआईसी ने उसे मार डाला। भोपाल स्टेशन को हर स्टेशन से जोड़ने वाली कम्युनिकेशन लाइन खराब हो रखी थी जिसे सही करने का जिम्मा स्टेशन मास्टर ने प्रसाद को दिया था, पर उसकी लापरवाही के चलते वो अब भी ठीक नहीं हुई थी, जिसके लिए वो उसे बहुत डांटते हैं। जगमोहन कार्बाइड फैक्ट्री के खिलाफ केस करना चाहता था तो वो इमाद से कहता है कि सीएस टाइसन की रिपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारा केस अधूरा है। अब इमाद अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जाता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है स्टेशन मास्टर से। स्टेशन मास्टर उसे जूनियर लोको पायलट के तौर पर मालगाड़ी तैयार करने का काम दे देते हैं। स्टेशन मास्टर के पास विजया नाम की एक औरत आती है ये बताने की उसकी बेटी सोहिनी की शादी है तो आपको जरूर आना है। अब सिर्फ 13 घंटे बचे थे गैस लीक होने में। अब हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे सब एक्सप्रेस बैंडिट कह के बुलाते थे क्योंकि वो ट्रेनों में चोरी डकैती करता था और पुलिस 13 साल से उसके पीछे पड़ी थी उसे पकड़ने के लिए। एक्सप्रेस बैंडिट सोचता है कि एक बड़ा हाथ मारते हैं फिर उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाएंगे। वो देखता है कि कौन से स्टेशन की तिजोरी में सबसे ज्यादा पैसा रखा है तो उसे भोपाल स्टेशन दिखाई पड़ता है तो निकल लेता है उसे लूटने के लिए। शाम हो गई थी और अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे गैस लीक होने में। इमाद कार्बाइड फैक्ट्री का सच सामने लाकर मोहम्मद अंसारी को इंसाफ दिलाने वाला था तो वो उसकी पत्नी शाजिया को भोपाल बुला रहा था जो कि वो गोरखपुर एक्सप्रेस से झांसी तक पहुंच भी गई थी। इमाद नफीसा आपा से कहता है कि कमरुद्दीन साहब कर तो लेंगे ना। नफीसा उसे एक मास्क दिखाते हुए कहती है कि उन्होंने मुझे ये इसलिए दिया ताकि कुछ हो तो मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा बच जाए। वो खुद मर जाएंगे लेकिन कुछ होने नहीं देंगे। हम देखते हैं कि कमरुद्दीन ऑफिस में जाकर सीएस टाइसन की फाइल की फोटोकॉपी कर लेते हैं और यही वो इंसान थे जो जगमोहन तक कार्बाइड की खबरें पहुंचा रहे
थे। अब एक सुपरवाइजर वर्कर से कहता है कि आज पाइपों की धुलाई का समय है, तो वर्कर कहता है कि वो तो अगले हफ्ते थी ना। तो सुपरवाइजर कहता है कि अगले हफ्ते नहीं, आज ही होना है। वर्कर मैनुअल पढ़ने लगता है तो सुपरवाइजर मैनुअल बंद करा के सीधा पानी चालू करवा देता है। हमें देखने मिलता है कि पानी पाइप से होते हुए एक टैंक में जा रहा है जिसमें MIC स्टोर्ड है। अब हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर सोहिनी से मिलने जाते हैं और आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। उधर इमाद अपने काम पर पहुंच जाता है जहां सीनियर लोको पायलट उसे सब सिखाना शुरू करते हैं कि कैसे इंजन चालू होता है, कैसे क्या चलता है। फैक्ट्री में वर्कर शिकायत करते हैं कि पाइप से पानी टपक रहा है और बदबू आ रही है और आंखें भी चल रही हैं, पर सुपरवाइजर इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता, ये कह के कि ये तो रोज का है, छोड़ो चलो चाय पीते हैं। अब स्टेशन मास्टर की मुलाकात होती है एक्सप्रेस बैंडिट से जो कि पुलिस कांस्टेबल के कपड़े पहनकर आया हुआ था। वो कहता है कि आज रात एक्सप्रेस बैंडिट इस स्टेशन की तिजोरी पर हाथ साफ करने वाला है, इसलिए मुझे तिजोरी के पास रह के रखवाली करनी होगी ताकि मैं उसे पकड़ सकूं, जबकि वो खुद ही वही चोर था। स्टेशन पे दो बच्चे गाना गा के पैसे मांगते थे जो कि कांस्टेबल को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक समय था जब वो भी उनके जैसे ही था, पर अब पैसे मांगने के बजाय वो छीनना सीख गया। प्रसाद कम्युनिकेशन रिपेयरिंग टीम से कांटेक्ट करके कहता है कि जल्दी काम खत्म करो और सबसे पहले ब्लॉक फिट करना, बाकी आगे के स्टेशंस को तो बता ही दिया है कि कम्युनिकेशन कुछ समय के लिए बंद रहेगा। फैक्ट्री का एक कर्मचारी नोटिस करता है कि MIC के एक टैंक का टेम्परेचर पूरी तरह बढ़ चुका है और सुई जैसे टूट जाएगी। वो जाकर टैंक को चेक करता है तो जमीन पूरी तरह से खौल रही थी। कमरुद्दीन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वापस बुला लिया जाता है और वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि पाइप फटने की वजह से गैस लीक होना शुरू हो गई है। वो भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि धुलाई की जा रही थी और सबसे बड़ी बात की सुपरवाइजर ने मेटल प्लेट ही नहीं लगाई जो पानी को MIC टैंक में जाने से रोकती थी। टैंक में पानी का एक बूंद भी जाना खतरनाक साबित हो सकता था, पर यहाँ तो पिछले 3 घंटे से पानी चालू था। तो कमरुद्दीन को अंदाजा हो गया था कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मिथाइल आइसोसाइनेट पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन साइनाइड गैस बनते हुए हवा में मिलकर हर किसी की सांस को जहरीला बनाते जा रही थी। सभी की आंखें जलना और सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जैसे सांस आ ही नहीं रही हो। कमरुद्दीन सभी को हवा के बहाव के उल्टी ओर जाने के लिए कहते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। कमरुद्दीन सोचते हैं कि बाकी 2 टैंक्स को अलग करना होगा, अगर उनमें भी रिएक्शन हुआ तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। कमरुद्दीन की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, पर वो किसी तरह टैंक के पास पहुंच जाते हैं और उसका कनेक्शन बाकी 2 टैंकों से तोड़ देते हैं। टैंक में इतना प्रेशर बन गया था कि वो फट पड़ता है, जिसके कारण कमरुद्दीन की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हमें भोपाल से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण साइड इटरासी रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, जहां का एक कर्मचारी बेनेडिक्ट चिंता में था कि भोपाल का कम्युनिकेशन काफी देर से बंद है। पर वहां पर सभी को चिंता इस बात की थी कि स्टेशन का मुआयना लेने नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर राती पांडे आ रहे हैं, पर कब कहां कैसे आएंगे किसी को नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि शाजिया अपनी एक बेटी और छोटे बच्चे के साथ सफर कर रही थी और उसके सामने थी एक औरत अपनी बेटी के साथ। दंगों में जो सिख मारे जा रहे थे ट्रेन में उसी की चर्चाएं चल रही थी, जिसे सुनकर वो औरत थोड़ा घबरा जाती है। गार्ड साहब जब चेकिंग के लिए आते हैं तो उन्हें उस औरत के पास वैसी चाकू दिख जाती है जैसे सिख लोग रखते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते। वो माहौल ऐसा चल रहा था कि अगर कोई सिख दिख जाए तो दंगाई उन्हें मार डाल रहे थे। ऐसा वो क्यों कर रहे थे उसके लिए आपको अच्छे से इतिहास पढ़ना होगा। गैस लीक हुए 20 मिनट बीत चुके थे। सीनियर लोको पायलट को कुछ बदबू सी आती है, पर वो कुछ खास ध्यान नहीं देते। थोड़ी ही देर बाद वो खांसते खांसते गिर जाते हैं तो इमाद उनकी मदद के लिए भागता है, पर वो जैसे ही इंजन से बाहर आता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसकी बदबू है। वो एक कपड़े को गीला करके अपना नाक और मुंह ढक के सीनियर के पास जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि विजया स्टेशन मास्टर से कुछ पैसे मांगने आती है, क्योंकि हलवाई को देने में कम पड़ रहे थे। स्टेशन मास्टर के पास पैसे कम थे तो वो कांस्टेबल से भी पैसे लेकर दे देते हैं। बेचारा वो चोरी करने आया था और उससे ही पैसे ले लिए। फैक्ट्री के पास ही स्टेशन था तो वहाँ गैस का असर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उधर सोहिनी के घर पर भी लोग गिरने पड़ने लगे थे। सोहिनी अपनी माँ को ढूंढ रही होती है, पर वो तो स्टेशन में थी। इमाद का जिस बस्ती में घर था वो भी फैक्ट्री के 10 कदम दूर ही थी, तो वहाँ भी अफरा तफरी मच जाती है। उधर स्टेशन मास्टर की फैमिली तुरंत वहां से निकल जाती है मामू जान के घर, बिना ये देखे कि स्टेशन मास्टर कहाँ हैं, कैसे हैं। स्टेशन मास्टर अपना काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ती है बच्चे पर, जो कि दूसरे बच्चे की लाश लिए खड़ा था। स्टेशन मास्टर और कांस्टेबल उसे संभाल ही रहे होते हैं कि तभी जो नजारा उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस किस को अस्पताल ले जाएं। स्टेशन मास्टर सभी को कहीं भागने के बजाय वेटिंग रूम में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बंद कमरे में ही वो लोग थोड़ा बहुत सुरक्षित थे। उधर इमाद इंजन लेके निकल पड़ता है स्टेशन की ओर मदद के लिए। हम देखते हैं कि पुलिस वाले जगमोहन को धमकी देने गए होते हैं कि फैक्ट्री के खिलाफ लिखना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उन्हें खबर मिलती है कि फैक्ट्री में गैस लीक हुई है, तो ये सुनकर जगमोहन चिंता में आ जाता है कि जिसका डर था वही हुआ। वो शहर से थोड़ा बाहर रहता था तो वो स्कूटर लेकर तुरंत उस फैक्ट्री की ओर निकल लेता है कमरुद्दीन से मिलने, क्योंकि वही उसे CS टाइसन की फाइल देने वाले थे। मिस्टर मैटसन बचे हुए कर्मचारियों से कहते हैं कि ये पक्का किसी कर्मचारी ने जानबूझ के किया है कंपनी को बदनाम करने के लिए, मतलब वो अपनी गलती मानने के बजाय वर्कर्स पर इल्जाम लगा रहे थे। वो कहता है कि गेट बंद कर दो और किसी को भी घुसने मत देना,
रहना, चाहे जो हो जाए। सीनियर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो वो किसी को भी बताने से इनकार कर देता है कि असल में हुआ क्या है, जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आ जाते। कांस्टेबल चोरी करने आया था पर अब लगा हुआ था लोगों की मदद करने में। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लोग अचानक से मर क्यों रहे हैं। स्टेशन मास्टर विजया को अपने आंखों के सामने मरता देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। इमाद स्टेशन पहुंच जाता है तो स्टेशन मास्टर उसके पास जाने लगते हैं तो कुछ लोग भड़क जाते हैं कि हमें छोड़कर ये भाग रहा है। इसी गर्मा गर्मी में एक आदमी बाहर निकल जाता है पर इससे पहले कि इंजन तक पहुंच पाता वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जब उन्हें दरवाजे के बाहर मौत का नंगा नाच दिखाई पड़ता है तो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर मुंह ढककर इमाद की मदद करते हुए उसे वेटिंग रूम ले आते हैं। इमाद सबको बताता है कि कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इससे बचने के लिए फिलहाल यही एक रास्ता है कि कपड़ा गीला करके मुंह पर बांध लो। स्टेशन मास्टर इमाद से कहते हैं कि हमें इटारसी खबर पहुंचाना है कि भोपाल आने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस को रोकें और राहत ट्रेन भेजें। तुम वहां जाओ जहां रिपेयरिंग का काम हो रहा था और जाकर देखो कि कम्युनिकेशन सही हो सकता है या नहीं। इमाद कहता है कि उस ट्रेन में तो मेरी फैमिली आ रही है तो उसे तो कैसे भी करके रोकना ही होगा। अब इस बात पर भी हल्ला मच जाता है कि आती हुई ट्रेन को क्यों रोकना, आने दो, उसी में हम भी बैठ लेंगे। तो स्टेशन मास्टर सभी को समझाते हैं कि अगर वो ट्रेन आई तो उसमें बैठे सभी मारे जाएंगे, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। बेकाबू भीड़ को देखते हुए कांस्टेबल अपनी बंदूक निकाल लेता है तो तब सब शांत हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं। गोरखपुर एक्सप्रेस एक स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ कुछ दंगाई नारे लगाते हुए आते हैं कि इंदिरा के हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं और जो भी सिख मिलेगा मार डालेंगे। वो ट्रेन में चढ़कर चेक करने लग जाते हैं कि कौन सिख है कौन नहीं। साजिया उस औरत को अपनी खाला बता देती है। दंगाइयों का मेन लीडर शांडिल टीटी को धर लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो औरत मुस्लिम नहीं सिख है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता वहाँ गार्ड साहब आकर औरत और बच्चे को लेके चले जाते हैं। वो ट्रेन के सबसे आखिरी डब्बे में छुप जाते हैं जहाँ गार्ड की ड्यूटी होती है। बेनेडिक्ट परेशान था, कितना समय हो गया लेकिन भोपाल अब भी ऑफलाइन है, पर सीनियर विनोद उसकी सुन ही नहीं रहे थे। इमाद वापस आकर बताता है कि रिपेयरिंग करने वाले सभी लोग मारे गए हैं लेकिन कुछ तो काम हुआ है। स्टेशन मास्टर समझ जाते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को पहले ठीक किया होगा। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हमारे स्टेशन को अगले और पिछले स्टेशन के साथ जोड़ता है, एक तरफ मिस रोड और दूसरी तरफ सुखी से बनिया। अगर एक भी तार ठीक कर दी होगी उन लोगों ने तो ब्लॉक के फोन से हम उनसे बात कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम जाते हैं तो वहाँ सब तहस नहस पड़ा था। एक ब्लॉक फोन मिलता है तो उसे कैसे भी जोड़ जाड़ के चालू करते हैं। उधर बेनेडिक्ट सुखी से बनिया कांटेक्ट करके पूछता है कि भोपाल से जुड़ी कोई जानकारी है क्या, कि तब स्टेशन मास्टर का भी कॉल लग जाता है वहीं पर, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। स्टेशन मास्टर हेलो हेलो चिल्लाते रह जाते हैं पर उन्हें कोई जवाब नहीं आता। बेनेडिक्ट सीनियर से फिर से कहता है कि भोपाल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया पर वो इग्नोर ही किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं जीएम रति पांडे और वो बेनेडिक्ट की सारी समस्या सुनते हैं। रति भोपाल जंक्शन एरिया के थाने में फोन लगाते हैं, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ क्या आपदा आई है। रति सर कहते हैं कि भोपाल की ओर जा रही गोरखपुर एक्सप्रेस को रोकना होगा। सुखी सेवनिया से कांटेक्ट करके वो ट्रेन को रुकवाने की कोशिश करते हैं पर ट्रेन वहाँ से निकल चुकी थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से भोपाल की ओर बढ़ रही थी और ट्रेन के गार्ड औरत को दंगाइयों से बचाने में लगे थे, जिसके चलते वो लाल झंडा नहीं देख पाए। अब कहानी 1970 में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक ब्रॉन मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी से मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो देखता है कि उसने जो पेड़ उस एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा था वो उस रिएक्शन से पूरी तरह सूख गया है। यही बात वो अपने सीनियर को बताते हुए आगाह करता है कि कार्बाइड भारत में अपनी फैक्ट्री बनाने वाला है, वो भी भोपाल शहर के बीचों बीच। ये तो बस एक्सपेरिमेंट था तो ये हाल हुआ, सोचो अगर वहाँ ऐसा कुछ हादसा होता है तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। सीनियर यही कहते हैं कि हमें काम मिला है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने का, तो तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि तुम इन लोगों से नहीं लड़ सकते। रति दिल्ली में बैठी डीजी राजेश्वरी को फोन करके बताते हैं कि भोपाल में एक फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है जिससे लोग मर रहे हैं। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है और गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठे हजारों लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। आप जल्दी से मिनिस्ट्री से बात करके राहत सामग्री और मेडिकल का सामान भिजवाइए। राजेश्वरी कहती हैं कि मैं बात करती हूँ लेकिन उससे पहले तुम कुछ मत कर देना। उधर दंगाई गेट तोड़ के अंदर घुसाते हैं और मारपीट चालू कर देते हैं। यहाँ पता चलता है कि औरत के साथ लड़की नहीं लड़का था। गार्ड साहब उन दंगाइयों को चकमा देकर उन्हें नीचे उतार देते हैं पर इस भसड़ में उन्हें चाकू लग जाती है। वेटिंग रूम में धीरे धीरे लोग मरते जा रहे थे और पानी भी खत्म हो चुका था तो अब समझ नहीं आता कि क्या करा जाए। स्टेशन मास्टर इमाद से कहते हैं कि मालगाड़ी का एक डिब्बा खड़ा है तो तुम उसे इंजन के साथ जोड़ के ले आओ, हम उसी में सबको बैठाकर यहाँ से ले जाएंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं। अब रेल मिनिस्टर्स ऑफिस में मीटिंग बैठाई जाती है तो बात होती है कि वहाँ जो भी हो रहा है उसका कोई इलाज नहीं और लोगों को भेज के कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि हवा में जहर है तो सब मारे ही जाएंगे, इसलिए वहाँ जाने वाले सभी रूट बंद कर दिए जाएं। वहाँ राजेश्वरी की कोई बात ही नहीं सुनता। राजेश्वरी रति से कहती है कि सारी ट्रेन्स डाइवर्ट की जा रही हैं तो ऐसा करने में काफी समय लगेगा। मिस रोड स्टेशन तक ऑर्डर्स पहुंचने से पहले अगर तुम उसे क्रॉस कर लो तब काम बन सकता है। रति एक राहत ट्रेन तैयार करते हैं जिसमें खाने पीने और मेडिकल का सारा सामान रखा था। वो एक अच्छी सी स्पीच देते हुए लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं ताकि वो उनके साथ चलें और वहाँ मर रहे लोगों की मदद करें। कुछ लोग साथ चलने को तैयार हो जाते हैं तो रति साहब तुरंत निकल लेते हैं भोपाल की ओर। हम देखते हैं कि नफीसा मास्क पहनकर फैक्ट्री पहुंच जाती है अपने पति को ढूंढने, लेकिन ताला लगा होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाती। वहीं पर उसे
जगमोहन मिल जाता है तो वो कमरुद्दीन का स्कूटर लेकर निकल जाते हैं अस्पताल की ओर, क्योंकि नफीसा का वाटर ब्रेक हो गया था। दिक्कत यहाँ ये थी कि नफीसा ने जो मास्क पहना हुआ था उसमें छोटा सा छेद था, तो वो वही सांस ले रही थी जिससे लोग मर रहे थे। हम देखते हैं कि सुहानी जो कि मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हो उठती है, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं मरी थी। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक एलेक्स ब्राउन भारत में ही थे काम के सिलसिले से। तभी फैक्ट्री का एक कर्मचारी उन्हें फोन करके सब बताता है और पूछता है कि इसका कोई एंटीडोट है क्या, तो बैरोन कहता है कि हाँ है। इमाद और स्टेशन मास्टर चले गए थे ट्रेन बनाने, तो कांस्टेबल लग गया था तिजोरी की चाबी ढूंढने, पर उसे मिलती नहीं। राजेश्वरी और बैरोन की इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि भोपाल में जो हो रहा है उसका एंटीडोट मौजूद है। गजब की बात यह हो जाती है कि जो स्कूटर जगमोहन ले गया था उसी में CS टाइसन की रिपोर्ट रखी हुई थी, जो कि शायद कमरुद्दीन ने ही रखी होगी। स्टेशन मास्टर और इमाद ट्रेन बना के ले आते हैं और सभी को उसमें बैठा देते हैं, पर दिक्कत ये कि इंजन चलना बंद हो जाता है। आपको बता दूं कि अपनी मां को ढूंढते हुए सुहानी स्टेशन आ गई थी, तो उसे भी बैठा लिया जाता है। गार्ड साहब घायल पड़े सोच रहे थे कि भोपाल आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि क्या होने वाला है। उत्तर की तरफ से गोरखपुर एक्सप्रेस आ रही थी और दक्षिण की तरफ से राती साहब रिलीफ ट्रेन ला रहे थे, और बीच में स्टेशन मास्टर की ट्रेन बंद पड़ गई। तो सोचने वाली बात थी कि अब होगा क्या। अब कहानी यहाँ से 12 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पत्रकार जगमोहन शाजिया से मिलने गए होते हैं गैस पीड़ित विधवा कॉलोनी में। शाजिया भी बच गई, उसका बच्चा भी बच गया, पर गैस का उसके दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके कारण वो अपंग पैदा हुआ। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि राजेश्वरी के पास मिर्जा नाम का एक आदमी आता है, जो कि कार्बाइड वालों ने भेजा था उसे पैसे देकर डील करने के लिए कि बैरोन को एंटीडोट लेकर भोपाल ना भेजे। दरअसल एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट नाम का केमिकल था, जो कि साइनाइड के जहर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल भोपाल के लोगों को बचाने के लिए होगा तो सबको पता चल जाएगा कि कार्बाइड की गैस में साइनाइड है, जो कि कार्बाइड कंपनी के लिए ठीक नहीं था, इसलिए मिर्जा को भेजा सेटलमेंट के लिए, पर राजेश्वरी बिकाऊ नहीं थी। जगमोहन मिस्टर मैटसन को कॉल करके धमकी देता है कि CS टाइसन की फाइल मेरे पास है, तो अब सारा सच सामने आ जाएगा सबूत के साथ। मैटसन कहता है कि फाइल के पीछे लगे पन्नों में जाओ, जो कि पहली रिपोर्ट के बाद में जोड़े गए थे। उनमें अमेरिका हेडक्वार्टर को भोपाल फैक्ट्री का जवाब लिखा है कि हमने सारी खराबियां ठीक कर दी हैं, तुम्हारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो कार्बाइड को फंसाएगा नहीं बल्कि बचाएगा। जगमोहन अब तक जिस कागज के भरोसे बैठा था वो उसके कोई काम का नहीं निकला। पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भोपाल जंक्शन में खबर पहुंचाना है कि इटारसी से रिलीफ ट्रेन आ रही है। कांस्टेबल कहता है कि जो ट्रेन में लोग बैठे हैं उन्हें बताओ कि इंजन चल नहीं रहा, वो अपना देख लेंगे, हम अपना देख लेंगे, और कैसे भी करके बचे यहाँ से। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि 10 साल से सोए नहीं है हम, आधी नींद में दिन रात भटकते रहते हैं, ये सब इसलिए क्योंकि एक जान हम पर उधार है। स्टेशन मास्टर उस समय की बात कर रहे थे जब एक ट्रेन हादसा हुआ था और एक बच्चा उनके सामने था, पर कुछ कदम की दूरी और कुछ पल की कमी की वजह से उसे बचा ना पाए। स्टेशन मास्टर नहीं चाहते थे कि जो पहले हुआ वही फिर से हो, इसलिए चाहे जो हो जाए वो लोगों को मरता छोड़ के नहीं जाने वाले थे। उन्हें गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे रोकने का सोचते हैं ताकि उसके साथ ये डब्बा भी जोड़कर इन सबको बचा लें। प्रसाद अभी भी जिंदा था, तो वो ट्रेन रोकने का जिम्मा लेकर पटरी पर डेटोनेटर लगा देता है। इमाद साउथ साइड चला जाता है गोरखपुर एक्सप्रेस के निकलने के लिए रास्ता साफ करने। ट्रेन जब डेटोनेटर से गुजरती है तो वो दकते हैं, तो लोको पायलट तुरंत ब्रेक लगा देता है, फिर घिसते घिसाते ट्रेन रुक जाती है, पर अफसोस प्रसाद नहीं बचते। स्टेशन मास्टर माइक के जरिए सूचना देते हैं कि सब ट्रेन के अंदर रहें, लेकिन सब लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कांस्टेबल और स्टेशन मास्टर दोनों मिलकर सभी को समझा कर ट्रेन के अंदर ही रहने को कहते हैं। इधर मिस रोड तक ऑर्डर्स पहुंच जाते हैं, तो रति सर की रिलीफ ट्रेन को वहीं रोक दिया जाता है। उधर राजेश्वरी को पता चलता है कि बैरोन को रोक लिया गया है और अब उसे अपने देश रवाना किया जा रहा है। ये सब मिर्जा ने किया था। जो लोग शहर में बचे थे वो भी आ जाते हैं, तो सबको ट्रेन के अंदर बैठाया जाता है, पर इतनी जगह नहीं थी कि सब आ सकें। जिस डब्बे में पहले लोग बैठे थे उस डब्बे को स्टेशन मास्टर गोरखपुर एक्सप्रेस से जोड़ देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि 3 मिनट के अंदर ट्रेन को निकालो यहाँ से। राजेश्वरी रति से माफी मांगती है कि उसने कोशिश की पर कोई मदद नहीं कर पाई। यहाँ हमें पता चलता है कि राजेश्वरी और रति पति पत्नी हैं, पर काम के टाइम सिर्फ काम की ही बात करते हैं। बेनेडिक्ट रति को बताता है कि इंडियन रेलवे में खबर फैल गई कि आपको रोक लिया गया है, तो बाकी जितने भी लोग हैं सब अलग अलग जगह से ट्रेन लेके निकल पड़े हैं भोपाल की तरफ लोगों की जान बचाने। सबने ऑर्डर्स फाड़कर कचरे में फेंक दिए हैं और अब कोई नहीं रुकने वाला। ये सुनकर रति को भी जोश आ जाता है, तो वो भी ऑर्डर्स का पालन ना करते हुए चल देते हैं भोपाल की ओर। इधर पुलिस ऑफिसर मरते मरते कांस्टेबल को खबर दे देता है कि एक रिलीफ ट्रेन आ रही है इटारसी से चलकर। ट्रेन चल चुकी थी और कांस्टेबल के पास अच्छा मौका था वहां से निकल जाने का, पर ना चाहते हुए भी वो वहीं रुक जाता है ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि इंसानियत अब भी उसमें जिंदा थी। वो वॉकी टॉकी के जरिए ये खबर इमाद को देता है ताकि वो कुछ भी करके सेम पटरी पर चल रही ट्रेनों को अलग कर सके। रिलीफ ट्रेन और गोरखपुर एक्सप्रेस दोनों आमने सामने आ चुके थे कि तभी इमाद रिलीफ ट्रेन का रास्ता बदल देता है और ट्रेनें टकराने से बच जाती हैं। इमाद ने हजारों लोगों को मरने से बचा
बचा लिया पर खुद को ना बचा सका। उधर स्टेशन मास्टर भी लोगों को बचाते बचाते मौत की नींद सो जाते हैं। कांस्टेबल की नियत में अब भी खोट था, क्योंकि था तो वो चोर ही, इसीलिए स्टेशन मास्टर के जेब से तिजोरी की चाबी निकाल कर चला जाता है पैसे चुराने। जगमोहन के अंदर गुस्सा भरा था कि वो कार्बाइड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, पर वो एक पत्रकार था तो अपना कर्तव्य निभाते हुए सभी लोगों की फोटो खींच इस त्रासदी को रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें कई सारी रियल फोटोज दिखाई जाती हैं उस समय की, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। रिलीफ ट्रेन पहुंच गई थी तो रति और उनकी टीम सभी की मदद करना शुरू कर देती है। उधर मंत्री जी को ये बात रास नहीं आती कि रति वहां पहुंच गया है लोगों की मदद करने, तो राजेश्वरी से कहते हैं कि इन सबके नाम लेकर आओ। ये जो हीरो बनने निकले हैं ना, इनका एग्जाम्पल सेट करो। इतने बड़े कांड के बाद इंक्वायरी होती है तो जरूरी है हमारे पास हो कोई। राजेश्वरी कहती है कि हाँ, हो कोई बलि का बकरा, है ना सर। वो लोग अपनी जान पर खेल कर गए हैं अपने ही लोगों को बचाने, उसका इनाम जेल तो नहीं हो सकता। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ आपके ऑर्डर्स ठीक से कम्युनिकेट ना कर पाने के। मेरी गलती, मेरी लापरवाही, मेरी गर्दन। शाम तक आपको मेरा इस्तीफा मिल जाएगा। अगले दिन तक हवा से अब जहर खत्म हो चुका था। इतने लोग मरे, इतनी तबाही हुई कि लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर की ओर निकल रहे थे, कुछ डर के मारे, कुछ नौकरी की तलाश में। सीनियर जब स्टेशन की तिजोरी देखते हैं तो वो पूरी खाली मिलती है। वो स्टेशन मास्टर पर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि उसी ने पैसे चुराए होंगे, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखे कहीं भी। ये बात वहीं बैठा एक्सप्रेस बैंडिट सुन लेता है कि चोरी का इल्जाम स्टेशन मास्टर पर लग रहा है और वो गद्दार कहलाएंगे, जबकि उन्होंने तो लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। जब रति सर को बुलाया जाता है तो तिजोरी भरी मिलती है, यानी कि एक्सप्रेस बैंडिट ने स्टेशन मास्टर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। स्टेशन मास्टर का बेटा अब्बू को ढूंढने निकलता है पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहे थे। हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर की लाश को ले जाया जा रहा होता है क्रियाकर्म के लिए कि तभी वो उठ खड़े होते हैं। वो मरे नहीं थे, जिंदा थे, बस बेहोश हो गए थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा सच में हो रहा था कि पहले लगता कि वो मर गए, लेकिन कई घंटों बाद उठ खड़े हो रहे थे। उनका बेटा उन्हें लेकर घर चला जाता है। हर जगह लाशें पड़ी हुई थी, किसी को जलाया जा रहा था, किसी को दफनाया जा रहा था। हमें बताया जाता है कि असल में भी स्टेशन मास्टर को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन कई घंटों बाद वो जाग उठे। जिस पत्रकार का नाम हमें जगमोहन बताया गया है, असल में उनका नाम था राजकुमार केसवानी, जिन्होंने गैस लीक के खतरे के बारे में आगाह किया था। उन्होंने फैक्ट्री को फटने की कगार पर बैठा ज्वालामुखी कहा था और वो फटा भी। कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में इनका निधन हो गया। मतलब एक त्रासदी से बच गए लेकिन महामारी से ना बच पाए। उत्तरी रेलवे के जनरल मैनेजर गौरी शंकर इंस्पेक्शन के लिए झांसी गए थे। जब उन्हें भोपाल में हुए हादसे की खबर मिली तो उन्होंने भोपाल जंक्शन से संपर्क करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। वो तुरंत उनकी मदद के लिए निकले, पर उन्हें एक स्टेशन पहले रोक दिया गया। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इंस्पेक्शन स्पेशल लेकर बेधड़क भोपाल जा पहुंचे। मैक्स डाउंडरर, एक जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट, सोडियम थायोसल्फेट की 50,000 शीशियां लेकर भोपाल पहुंचे, पर उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाने को कह दिया गया। पहले 1981 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुए गैस लीक में सजदा बानो के पति की मौत हो गई थी। वो 2 दिसंबर 1984 को गोरखपुर एक्सप्रेस से भोपाल लौट रही थी। MIC से उनके एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा अपंग हो गया। भोपाल में एक औरत की मूर्ति लगी है, एक बच्चे को हाथ में लेकर रोते हुए की। भोपाल गैस कांड में 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। ये संख्या और बहुत बढ़ जाती अगर हिम्मत और बहादुरी से काम ना लेते भोपाल जंक्शन के द रेलवेमैन। हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन में एक स्मारक बनाया गया जिस पर उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने उस रात लोगों को बचाते बचाते अपनी जान गंवाई थी। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर को स्मारक पर लिखे नाम पढ़कर थोड़ा दुख भी होता था और थोड़ा खुशी भी। खुशी इस बात की कि इन लोगों ने उस रात अदृश्य दुश्मन से जंग लड़कर लोगों की जान बचाई, और दुख इस बात का कि वो खुद को नहीं बचा पाए। हम देखते हैं कि सुहानी अब रेलवे में ही काम करने लगी थी और अब सब पहले की तरह सामान्य होना शुरू हो गया था। स्टेशन मास्टर से मिलने कांस्टेबल आता है तो वो उसे देख के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उस रात नहीं बचा, पर आज वो उनके सामने खड़ा है। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि उस रात कोई था जिसने मुझे मुर्दा समझकर तिजोरी की चाबी हमारी जेब से गायब कर दी। गजब की बात यह है कि उसने सिर्फ चाबी गायब की, पैसे नहीं। कांस्टेबल जाने लगता है तो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उसमें किसी को लूटना मत मिस्टर एक्सप्रेस बैंडिट, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। कांस्टेबल कहता है कि एक्सप्रेस बैंडिट नहीं सर, बलवंत यादव। मतलब स्टेशन मास्टर को पता था कि वो कौन है, पर जो काम उसने उस रात किया उससे उन्हें समझ आया कि वो दिल का साफ आदमी है, इसीलिए उससे कोई नाराजगी नहीं थी। आखिर में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं जो कि आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और फिर इसी सच्ची कहानी के बाद ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं कुछ भी कहना या बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से सब कुछ पढ़ें और जानें इन असली जाबाजों के बारे में। मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी और पूरी जानकारी भी नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद इस त्रासदी के बारे में पढ़ें, और ये भी पढ़ें कि कैसे स्टेशन मास्टर जैसे लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। इससे आपको खुद को बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि शायद आगे चलकर काम आए, या फिर अगर काम नहीं भी आने वाली तो भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है और किन लोगों ने जान दी है, अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया है। तो इन सभी हीरोज के नाम हर हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने ये सीरीज बनाई। इस सीरीज की मदद से और लोग पढ़ेंगे और लोग जानेंगे इन सब के बारे में। अब वीडियो यहीं खत्म होता है। बाकी आप बताइए कि आपको मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। जो